नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी ने समाचार एजेंसी एएनआई को दिए अपने हालिया इंटरव्यू में देश के कई बहुचर्चित मुद्दों पर बात की है और इन्हीं में से एक है इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा। दरअसल जब पीएम मोदी से सवाल पूछा गया कि विपक्ष के नेता कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड में धांधली हुई है, तो इस पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव में काले धन का इस्तेमाल होता है और ऐसा ना हो, हम इसका रास्ता खोज रहे थे। पीएम मोदी ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड थे, इसलिए तो मनी ट्रेल का पता चल गया, किस कंपनी ने दिया, कैसे दिया और कहां दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग आज बोल रहे हैं वो सब लोग पछताएंगे जब ईमानदारी से सोचेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 37% पैसा बीजेपी को मिला है और 63% विपक्ष के पास गया है। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष के पास ज्यादा पैसा गया है, फिर भी उन्हें आरोप लगाने हैं। पीएम मोदी के इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर किए गए दावों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एक वसूली स्कीम है जिसके मास्टरमाइंड नरेंद्र मोदी हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड में सबसे अहम बात है नाम और तारीखें। जब आप इन दोनों को देखेंगे तो पाएंगे कि जब उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड दिया है तो उसके तुरंत बाद या तो कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला है या तो उन पर अगर सीबीआई की जो जांच हो रही थी वो हटा दी गई। कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री पकड़े गए हैं, इसीलिए वो एएनआई को इंटरव्यू दे रहे हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा पैसा वसूली का स्कीम है और इसके मास्टरमाइंड मोदी जी हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान कि चुनावी बॉन्ड का विरोध करने वाले पछताएंगे, इस पर भी राहुल गांधी ने पलटवार करते हुए कहा कि मोदी जी ये समझा दें कि सीबीआई की जांच शुरू होती है, उसके एकदम बाद बॉन्ड खरीदे जाते हैं और उसके एकदम बाद जांच रोक दी जाती है। पीएम इसे समझा दें। कांग्रेस नेता ने कहा कि कंपनी को इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने के एकदम बाद हजारों करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं, ये भी बात पीएम मोदी समझा दें। कांग्रेस नेता ने कहा कि सच्चाई है कि ये वसूली की है, ये बेशर्मी से बोला गया झूठ है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड लागू होने से पहले तक 20,000 ही कैश में चंदा दिया जा सकता था। इस स्कीम के आने के बाद चंदा देने वालों की पहचान बताने की बाध्यता खत्म कर दी गई। इसे पूरी तरह स्कीम को गुप्त करने के लिए डिजाइन किया गया था। साल 2018 से 2024 के बीच का पूरा डेटा अब तक सामने नहीं आया है। मध्य प्रदेश की कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि देश में भाजपा ने जिनको टेंडर और ठेके दिए 80% चंदा उन्हीं से लिया। ये काला धन नहीं है तो क्या है, ये रिश्वत नहीं है तो क्या है। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि देश को प्रधानमंत्री ये समझाने में असफल रहे हैं कि काला धन वो ले तो कोई बात नहीं और दूसरी राजनीतिक पार्टियां अगर कहीं भी चूक कर जाएं तो उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई है। पीएम का काला धन से निपटने का 2 तरह का व्यवहार है। देश ये देख रहा है और समझ रहा है। लोकसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी ने अपने 11 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में पार्टी ने मैनपुरी से प्रत्याशी बदलकर शिव प्रसाद यादव को टिकट दिया है। इसके अलावा बदायूं से मुस्लिम खां, बरेली से छोटेलाल गंगवार, सुल्तानपुर से उदराज वर्मा, फर्रुखाबाद से क्रांति पांडे, बांदा से मयंक द्विवेदी, डुमरियागंज से ख्वाजा शमसुद्दीन, बलिया से लल्लन सिंह यादव, जौनपुर से श्रीकला सिंह, गाजीपुर से उमेश कुमार सिंह और वाराणसी से अतहर जमाल लारी को पीएम मोदी के खिलाफ मैदान में उतारा गया है। लोकसभा चुनाव से पहले जारी बयानबाजी के बीच ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने कहा है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को सत्ता से हटाया नहीं गया, तब देश के संविधान को नष्ट कर दिया जाएगा। उन्होंने असम में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए यह बात कही। असम के धुबरी से सांसद बदरुद्दीन अजमल ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों के प्रत्याशियों की आलोचना करते हुए कहा कि इन दोनों नेताओं को संसद में घुसने ना दें, आप इन्हें किसी भी कीमत पर चुनाव में जीत हासिल ना करने दें। कल सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की चुनाव आयोग द्वारा जांच की गई। वहीं इससे पहले टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी के हेलीकॉप्टर की भी जांच की गई थी, जिसके बाद विपक्ष ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। वहीं मामले को तूल पकड़ता देख चुनाव आयोग ने बयान जारी किया है। एबीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय चुनाव आयोग के सूत्रों की ओर से कल सोमवार को बयान जारी कर हेलीकॉप्टर की चेकिंग को सही बताया गया। सूत्रों के अनुसार चुनाव आयोग की ओर से कहा गया है कि टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के हेलीकॉप्टर में चेकिंग करने में कुछ भी अलग नहीं है। चुनाव कराने के लिए तैयारियों के तौर पर
इलेक्शन कमीशन ने ही डीएम और एसपी को हवाई क्षेत्रों और हेलीपैड पर सख्त नजर रखने को कहा है। बयान में आगे कहा गया कि इस तरह की तलाशी देश भर में सार्वजनिक और निजी दोनों ही हवाई क्षेत्रों में हो रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हवाई मार्ग से प्रलोभन की चीजें ना भेजी जा सकें। बता दें कि जहां मामले को लेकर अभिषेक बनर्जी ने कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी थी, तो वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के हेलीकॉप्टर की भी जांच की जानी चाहिए। सभी हेलीकॉप्टरों की जांच करें, समान रुख अपनाया जाना चाहिए। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन इंडिया के लिए पॉजिटिव खबर सामने आई है। दरअसल एबीपी के सी वोटर सर्वे के मुताबिक इंडिया को दक्षिण भारत में बड़ी बढ़त मिल सकती है। केरल और तमिलनाडु में गठबंधन क्लीन स्वीप कर सकता है, जबकि पूरे दक्षिण भारत में केवल कर्नाटक ही एक ऐसा राज्य है जो बीजेपी को खुशखबरी दे सकता है। सर्वे के मुताबिक केरल में लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं। वहां इन सभी सीटों पर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन जीत हासिल कर सकता है, जबकि बीजेपी और अन्य के खाता भी ना खोल पाने की आशंका है। इसके अलावा सर्वे की माने तो तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों पर भी इंडिया गठबंधन क्लीन स्वीप करता नजर आ रहा है। अब बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं और सर्वे के अनुसार यहां बीजेपी और एनडीए गठबंधन 23, जबकि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को 5 सीटों से सब्र करना पड़ सकता है। सिख और हिंदू देवी देवताओं तथा पूजा स्थलों के नाम पर वोट मांगने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। यह याचिका वकील आनंदेश जोंधले ने दायर की है। याचिका में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत प्रधानमंत्री मोदी को 6 साल के लिए चुनाव से अयोग्य घोषित करने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई है। साथ ही धार्मिक देवी देवताओं और पूजा स्थलों के नाम पर वोट मांगने से रोकने का आदेश देने को कहा गया है। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में पीएम मोदी के पीलीभीत में दिए एक भाषण का हवाला दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने अपने भाषण के दौरान कहा कि उन्होंने राम मंदिर का निर्माण किया है, उन्होंने करतारपुर साहिब कॉरिडोर विकसित किया और गुरुद्वारों में परोसे जाने वाले लंगरों में इस्तेमाल होने वाली सामग्री से जीएसटी हटा दिया। वह अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां वापस लाए थे। इसके साथ ही वकील ने यह भी तर्क दिया कि प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी राजनीतिक दलों को मुसलमानों का पक्षधर बताते हुए उनके खिलाफ टिप्पणियां भी की। अभिनेता सलमान खान के बांद्रा स्थित घर पर फायरिंग करने वाले दोनों अज्ञात व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने बताया कि दोनों आरोपियों को गुजरात के जिले भुज से गिरफ्तार किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपियों के नाम विक्की गुप्ता और सुनील पाल बताए गए हैं। बता दें कि इन दोनों ने रविवार को सलमान खान के बांद्रा स्थित अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग की थी। वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने सलमान खान के घर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी ली थी। ईरान के हमले के खिलाफ इजराइल की जवाबी कार्रवाई क्या होगी, इसे लेकर वार्ता जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली सरकार के एक प्रवक्ता एवी हाइमन ने बताया कि इजराइल ने ताज़ा हालात पर नज़र बना रखी है और वॉर कैबिनेट मीटिंग भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी संप्रभु लोकतंत्र की तरह हम कार्रवाई का सबसे बेहतर तरीका अपनाएंगे। क्या कदम उठाया जाएगा यह अभी तय नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि वो हम ही थे जो कि शनिवार रात को धमाकों से बचने की कोशिश कर रहे थे। हमारे बच्चों की जान दांव पर लगी हुई थी, हमारे सिर के ऊपर मिसाइलें दागे गए। आपको बता दें कि बीते शनिवार को ईरान ने देर रात इजराइल पर करीब 300 ड्रोन और मिसाइल दागे थे। आईपीएल 2024 का 30वां मुकाबला कल सोमवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया। इस मैच को हैदराबाद ने 25 रनों से जीत लिया है और इसी के साथ हैदराबाद ने सबसे बड़े स्कोर का अपना ही रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। दरअसल इसी सीजन में मुंबई इंडियंस के खिलाफ हैदराबाद की टीम ने 20 ओवर में 277 का स्कोर बनाया था और अब कल सोमवार को खेले गए मुकाबले में उन्होंने 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 287 रन बनाए, जो कि अब तक का आईपीएल का सबसे बड़ा स्कोर है। वहीं बेंगलोर को 25 रनों से हार का सामना करना पड़ा। स्टॉक मार्केट आज मंगलवार 16 अप्रैल को नेगेटिव नोट पर खुली है, जहां निफ्टी 150 अंक फिसलकर 22,100 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है, तो वहीं सेंसेक्स भी करीब 500 अंक नीचे 72,900 पर आ गया है। बता दें कि इससे पहले सोमवार को सेंसेक्स 845 अंक गिरकर 73,399 पर बंद हुआ था। बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी भी 411 अंक की गिरावट के साथ 47,361 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।